प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों संकाय के बच्चों का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 हुआ था। उसी का क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लिया है। ये सेकंड पार्ट का वीडियो है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर यह वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इसे देखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 46 नंबर क्वेश्चन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म संतुलन की व्याख्या करें। तो फर्म संतुलन के दो शर्त होते हैं। पहला जो है एम आर बराबर एम सी, जिसको हम लोग आवश्यक शर्त कहते हैं। दूसरा है एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे, इसको हम लोग पर्याप्त शर्त कहते हैं। तो ये दो शर्त है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन के लिए। अब इसकी व्याख्या यहाँ की गई है। जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र में क्या है कि ये है आपका मूल्य का रेखा, यही आपका औसत आय, यही आपका सीमांत आय, मतलब एम आर की रेखा है, और ये आपका सीमांत लागत की रेखा है। तो यहाँ पर दो जगह आपका बराबर हो रहा है। पहला E1 बिंदु पर आप देख सकते हैं एम आर बराबर एम सी हो रहा है, और ई बिंदु पर भी एम आर बराबर एम सी हो रहा है। एम आर बराबर एम सी इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एम आर का रेखा को एम सी रेखा यहाँ काट रहा है। यहाँ जहाँ कटिंग हो रहा है वहाँ पर ये क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो पहला शर्त क्या है कि एम आर बराबर एम सी होना चाहिए। तो पहला शर्त तो पूरा हो रहा है, मतलब दो जगह पर पूरा हो रहा है। एक है आपका ई बिंदु पर और एक है E1 बिंदु पर। लेकिन दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो एम सी की रेखा है वो क्या है, ऊपर से नीचे आते हुए काट रहा है एम आर रेखा को। तो यहाँ दूसरा जो पर्याप्त शर्त है वो लागू नहीं हो रहा है, केवल पहला शर्त ही लागू हो रहा है। और यहाँ क्या हुआ कि एम आर की रेखा को एम सी रेखा नीचे से ऊपर जाते हुए काट रहा है इस ई बिंदु पर। इसलिए संतुलन बिंदु ई कहलाएगा, जहाँ उत्पादन OM होगा और मूल्य कितना होगा, OP होगा। तो ये संतुलन के दो शर्त है। तो जिस बिंदु पर एम आर बराबर एम सी हो और दूसरा एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे, वहीं संतुलन होगा। अब इसको हम लोग मैथमेटिकल थोड़ा देख लेते हैं। ये जो चीज़ लिखा हुआ है उसी को मैंने बता दिया है। अब हम लोग मैथ को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लाभ का फॉर्मूला को लिखेंगे। तो लाभ का फॉर्मूला होता है, ये है लाभ आय माइनस लागत। मतलब यदि आप कोई सामान बनाने में आपको 15 रुपया लगा और आप बेचे 20 रुपया में, तो आपको लाभ कितना होगा, तो लाभ होगा कि ये आय है, ये लागत है। तो 20 में 15 को घटा दीजिए, मतलब 5 रुपया लाभ होगा। तो ये लाभ का आपका फॉर्मूला बन गया। यहाँ सब लिखा हुआ है, पाई लाभ है, आर आय है और सी लागत है। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो ये पाई का डेरिवेटिव जो है वो डी पाई बट्टा डी एक्स हो जाएगा, आर का डेरिवेटिव डी आर बट्टा डी एक्स हो जाएगा और सी का डेरिवेटिव डी सी बट्टा डी एक्स हो जाएगा। यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका मान को हम लोग जीरो मान लेंगे। इसका मान को क्या मान लेंगे, जीरो। तो यहाँ इसके जगह हम लोग जीरो रखेंगे तो आपका हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे लाभ अधिकतम करने पर डी पाई बट्टा डी एक्स बराबर जीरो कर देंगे। तो मेरा बचेगा डी आर बट्टा डी एक्स माइनस डी सी बट्टा डी एक्स बराबर जीरो बचेगा। यहाँ आप देख सकते हैं इतना बराबर, इसको हम लोग जीरो मान लिए तो यहाँ जीरो लिखा गया, तो इतना बराबर जीरो। अब इसमें देखिए डी आर बट्टा डी एक्स अपना जगह पर है और ये माइनस में है, तो इसको उठा के बराबर के इधर ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा। तो लिखाएगा डी आर बट्टा डी एक्स बराबर डी सी बट्टा डी एक्स। अब टोटल का डेरिवेटिव होता है मार्जिनल। तो ये आर का डेरिवेटिव जो है वो एम आर बन जाएगा और ये सी का डेरिवेटिव है तो ये एम सी बन जाएगा। तो यहाँ पर एम सी बन जाएगा। तो यहाँ पर पहला शर्त पूरा हो रहा है, एम आर बराबर एम सी। अब इसका हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। वी फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ जो हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था इसी के आधार पर हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव में क्या करना है, ये डी पाई बटा डी एक्स देख रहे हैं, इसमें बस स्क्वायर लगाना है, डी स्क्वायर पाई बटा डी एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव। यही चीज़ हम लोग तीनों में करेंगे। तो तीनों में यहाँ करने से क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं
सब में ये लग गया, डी स्क्वायर पाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर आर बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सी बटा डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम लोग लाभ अधिकतम करने पर इसको फर्स्ट बार में जीरो मान लिए थे, इस बार क्या करना है, इसको लेस देन जीरो मानना है। यहाँ जो बराबर आप देख रहे हैं वहाँ लेस देन जीरो करना है, तो आपका बच जाएगा इतना, लेस देन जीरो बचेगा। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है डी स्क्वायर आर बट डी एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सी बटा डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो। अब इसको डी स्क्वायर सी बटा डी एक्स स्क्वायर को लेस देन के इधर ले आएंगे, तो यहाँ माइनस है तो इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो इस तरह लिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को समझना है, ये है 3 छोटा है 5 से, ये इस तरह से मान लीजिए अगर लिखा हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं 5 बड़ा है 3 से, इस तरह लिख सकते हैं। तो बस इसको इसी तरह लिख दिया है, पहले इसको लिखा है यहाँ पर और फिर यहाँ पर लेस देन है चूंकि, तो यहाँ ग्रेटर देन लगा देंगे और ये हो जाएगा। अब यहाँ पर दो डेरिवेटिव है, डी स्क्वायर है तो एक डी को बाहर निकाल देंगे तो एक बाहर आ गया, और नीचे डी एक्स स्क्वायर है मतलब दो को डी एक्स स्क्वायर है तो एक को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स, और ब्रैकेट के अंदर केवल बचेगा डी सी बटा डी एक्स, ये बचेगा। उसी तरह यहाँ भी डी को बाहर निकालेंगे तो डी, और यहाँ डी एक्स को बाहर निकाल दें तो डी एक्स हो जाएगा, और अंदर बच जाएगा डी आर बटा डी एक्स। अब इसका जो डेरिवेटिव होता है वो एम सी हो जाएगा, इसका जो डेरिवेटिव है वो एम आर हो जाएगा, मतलब टोटल का डेरिवेटिव मार्जिनल होता है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ डी बटा डी एक्स जो है वो स्लोप को बताता है, मतलब ढाल को, तो लिखाएगा मेरा स्लोप ऑफ, इसको हम लोग क्या कर देंगे एम सी हो जाएगा, या तो स्लोप ऑफ एम सी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर। तो इसका अर्थ होता है कि एम सी का जो ढाल है वो अधिक होगा एम आर की ढाल से। ये तो यहाँ आप लोग चित्र में देख सकते हैं, यदि चित्र में एम सी वक्र एम आर को ऊपर से नीचे हुए आते हुए अगर काटता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम सी का जो ढाल है वो एम आर की ढाल से कम हो जा रहा है, लेकिन वहाँ मेरा निष्कर्ष में क्या आ रहा है कि जो एम सी का ढाल होगा वो ज़्यादा होगा एम आर की ढाल से। तो वो ज़्यादा कब होगा, तो जब नीचे से ऊपर जाते हुए एम सी वक्र एम आर वक्र को काटेगा, तब यहाँ देखिए एम सी ज़्यादा हो गया और एम आर क्या है, एम आर आपका यहाँ से यहीं तक है जबकि एम सी इतना है, तो ये एम सी ज़्यादा हो जाएगा। कब होगा, जब नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। तो ये सेकेंड या सफिशिएंट कंडीशन प्रूव हो गया कि एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से काटती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक को परिभाषित करें तथा इसके कार्यों का वर्णन करें। तो डीकॉक के शब्दों में केंद्रीय बैंक जो है वो क्या है, तो बैंक है, वह बैंक है जो देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर पर होता है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई। केंद्रीय बैंक के मुख्य काम है मुद्रा जारी करना। तो वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट मतलब मुद्रा छापने का एकाधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही प्राप्त होता है, और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट सारे देश में असीमित विधिग्राह्य के रूप में घोषित होते हैं। विधिग्राह्य मतलब होता है कानूनी मान्यता मिला हुआ, तो कानूनी मान्यता मिला हुआ रहता है जो आरबीआई नोट जारी करता है। दूसरा है सरकार का बैंक। तो केंद्रीय बैंक सभी देशों में सरकार के बैंकर, एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं। सरकार बैंकर के रूप में या सरकारी विभागों के खाते रखता है तथा सरकारी कोषों की व्यवस्था करता है। यह सरकार के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सरकार को बिना ब्याज के ऋण दिया जाता है। मतलब केंद्रीय बैंक से जो लेन देन करता है वो सरकार ही कर सकता है, आम आदमी नहीं, इसलिए उसको सरकार का बैंक कहा जाता है। फिर है बैंकों का बैंक। केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए बैंक का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के नगद कोष का कुछ भाग अपने पास जमा रूप में रखता है ताकि ग्राहकों की मांग होने पर वह उनके धन की अदायगी कर सके। मतलब केंद्रीय बैंक है वो सब बैंक का बॉस होता है, वो जैसा निर्देश करेगा वैसा ही सब व्यावसायिक बैंक को करना होगा। फिर है बैंकों का निरीक्षण। तो बैंकों का बैंक होने के कारण केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों का निरीक्षण भी करता है। इसके लिए उसे ये कार्य करने होते हैं। पहला, वाणिज्यिक बैंकों को लाइसेंस जारी करना। बी, देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों में वाणिज्य बैंकों की शाखाएं खुलवाकर उनका विस्तार करना। सी है वाणिज्यिक बैंकों का विलयन तथा बैंकों का परिसमापन। पांचवा काम है उसका अंतिम ऋणदाता। छठा है देश के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण।
सातवां है समाशोधन गृह का कार्य, आठवां है साख मुद्रा का नियंत्रण, नौवां है आंकड़े इकट्ठा करना, अन्य कार्य में उसका आता है कृषि वित्त, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन में भाग लेना, मुद्रा तथा बिल बाजार, फटे पुराने नोट वापस लेना। तो ये इनके मुख्य काम है। अब लास्ट क्वेश्चन है, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। तो पैमाने का प्रतिफल दीर्घकालीन उत्पादन फलन को प्रदर्शित करता है। उत्पादन फलन मतलब होता है जैसे Q बराबर उत्पादन निर्भर करता है भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, साहस। तो यहाँ जो उत्पादन किस पर निर्भर कर रहा है, साधन पर, और इन दोनों का संबंध को ये बता रहा है एफ, मतलब ये फलनात्मक संबंध को बता रहा है। तो यही होता है उत्पादन फलन, मतलब उत्पादन और साधनों के फलनात्मक संबंध को ही हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। तो उत्पादन फलन जो है वो दो तरह का होता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन मतलब परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम है, जिसको हम लोग विविध अनुपात का नियम भी बोलते हैं, वो आपका अल्पकालीन उत्पादन फलन है। और ये पैमाने का प्रतिफल जो है वो दीर्घकालीन उत्पादन फलन को बताता है। तो साधनों के पैमाने में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। यहाँ है इसका परिभाषा कि उत्पादन के साधनों के निरपेक्ष इकाई में इस प्रकार वृद्धि की जाए कि साधनों का अनुपात स्थिर रहे, तो इसका अर्थ होता है पैमाने में वृद्धि की गई। किस तरह होगा पैमाने में वृद्धि, जैसे साधन लिया में एक उत्पादन हुआ 10, साधन लिए 2 उत्पादन हो गया मेरा 15, साधन लिए 3 उत्पादन हो गया मेरा 18। तो यहाँ देखिए हर बार हम साधन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका अनुपात जो बढ़ने का है वो क्या है, एक पर स्थिर है। कैसे, 2 में 1 को घटा दीजिए तो 1 आएगा, 3 में 2 को घटा दीजिए तो 1 आएगा। इसका मतलब है साधन में वृद्धि हो रही है, लेकिन साधनों का अनुपात जो है वो क्या है, स्थिर है। तो इसका अर्थ है कि पैमाने में वृद्धि की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ग्राफ को, यहाँ y अक्ष पर श्रम को लिया गया है, इधर पूंजी को लिया गया है। ये है पैमाने की रेखा, जो R आप देख रहे हैं वो पैमाने की रेखा है। ये जो रेखा है IQ1, ये IQ1 जो है वो सम उत्पाद वक्र को बता रहा है, ये IQ2 सम उत्पाद। अब इसका ए बिंदु से पता चलता है कि श्रम की मात्रा OL1 लिया गया है और पूंजी की मात्रा OK1 लिया गया है। उत्पादन मेरा 100 यूनिट हुआ है। उसके बाद श्रम की मात्रा को बढ़ाकर OL2 कर दिया गया है, पूंजी की मात्रा OK2 कर दिया गया है। हम लोग ए से बी बिंदु पर आ जाते हैं और उत्पादन कितना हुआ, 200 यूनिट बढ़ गया है। अब इसका यदि अनुपात निकालना रहेगा तो यहाँ पर है पूंजी का अनुपात है, यहाँ से लिख लेगा AK1, मतलब ये देख रहे हैं AK1 बट्टा OK1, और फिर अगला बराबर होगा BK2 बट्टा OK2। ये आपका निकल गया किसका, पूंजी का। उसी तरह यदि हम लोग श्रम का निकालना चाहते हैं अनुपात, तो लिख लेगा AL1 बट्टा OL1 बराबर BL2 बट्टा OL2। तो इस तरह हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं। अब है पैमाने प्रतिफल के नियम। तो पैमाने प्रतिफल के 3 नियम है, पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल और पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। वृद्धिमान प्रतिफल मतलब होता है कि जिस अनुपात में हम साधनों को बढ़ा रहे हैं उत्पादन उससे ज़्यादा अनुपात में बढ़ेगा। जैसे मान लिया साधन 1 लिए उत्पादन 2, साधन हम 2 लिए उत्पादन हो गया 8, साधन हम 3 लिए उत्पादन हो गया 14। तो इसका मतलब साधन को हम लोग एक एक करके बढ़ा रहे हैं, लेकिन उत्पादन उससे ज़्यादा अनुपात में बढ़ रहा है। जैसे 2 से डायरेक्ट 8 बढ़ गया, 8 से डायरेक्ट 14 बढ़ गया, तो ये पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल कहलाएगा। पैमाने का स्थिर प्रतिफल होता है साधन लिए 1 उत्पादन हुआ 2, साधन लिए 2 उत्पादन हुआ 4, साधन लिए 3 उत्पादन हुआ 6। तो यहाँ पर जिस अनुपात में हम साधन को बढ़ा रहे हैं उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है, मतलब 2 का अनुपात में ही बढ़ रहा है, 1 का अनुपात में। तो ये पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहलाएगा। और साधन लिए 1 उत्पादन हुआ 1, साधन लिए 2 उत्पादन हुआ 1 ही, साधन लिए 3 उत्पादन हुआ 1। तो यहाँ पर जो क्या हो रहा है, साधन की तुलना में उत्पादन क्या हो रहा है, कम बढ़ रहा है, तो ये ह्रासमान प्रतिफल कहलाएगा। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, तो उत्पादन के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उत्पादन में अगर उससे अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो यह पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल कहलाता है। यहाँ एक फॉर्मूला है y बराबर फंक्शन ऑफ ABC, जहाँ y जो है वो उत्पादन को बताएगा, f फलन को बताएगा और ABC जो है वो साधन को बताएगा।
अगला फॉर्मूला है एक्स पर पावर अल्फा इंटू वाई बराबर फंक्शन ऑफ एन ए एन बी एन सी। इसका मतलब है कि साधन को यदि हम एन गुना बढ़ाते हैं तो मेरा उत्पादन है वो अल्फा इंटू वाई हो जाएगा। अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 होगा, यदि अल्फा ग्रेटर देन 1 होगा तो ये पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल को बताएगा। चित्र में हम लोग देखते हैं, इसमें चित्र में क्या है कि इधर श्रम को लिया गया, इधर पूंजी को लिया गया है। पहले हम साधन लगाए कितना, ओ ए, मतलब ओके 1 ओ एल 1 लगाए, उत्पादन मेरा 100 हो गया। उसके बाद साधन को बढ़ा दिए, मतलब पूंजी ओके 2 बढ़ाए, श्रम ओ एल 2 बढ़ाए, हम लोग ए से बी बिंदु पर आ गए, उत्पादन मेरा 200 यूनिट बढ़ गया। फिर और बढ़ाएंगे तो 300 यूनिट बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ हर सम उत्पाद वक्र जो है, ये आइसोकॉन्ट कर्व सम उत्पाद वक्र, इसकी दूरी क्या हो रही है, क्रमशः घटती जा रही है। जैसे देखिए पहले इतना दूरी था, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया। इसका मतलब है कि हर बार अगर दूरी घटते जा रहा है तो इसका मतलब है ये पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल को बता रहा है। ये बताता है कि साधन को जिस अनुपात में हम लोग बढ़ा रहे हैं, उत्पादन उससे ज़्यादा अनुपात में बढ़ रहा है। देखिए साधन हम पहले ज़्यादा लगा, यहाँ से यहाँ का दूरी मापिए तो ज़्यादा है, फिर देखिए कम है पहले की तुलना में, फिर और कम है साधन। इसका मतलब जिस अनुसार से हम लोग साधन को लगा रहे हैं उस उत्पादन उससे ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो ये वृद्धिमान प्रतिफल को बताएगा। इसमें एक फॉर्मूला होगा ओ ए लेस देन ए बी लेस देन बी सी, यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ बी सी लेस देन ए बी लेस देन ओ ए। अब पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल के क्या क्या कारण है, तो तकनीकी बचत, श्रम संबंधी बचत, वित्तीय बचत, विपणन मितव्ययिता और शोध प्रयोग और विज्ञापन के लाभ, ये वृद्धिमान प्रतिफल होने के कारण है। दूसरा है पैमाने के स्थिर प्रतिफल, तो जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है ठीक उसी अनुपात में यदि उत्पादन में वृद्धि होती है तो वह पैमाने का स्थिर मान प्रतिफल कहलाता है। फॉर्मूला वही है, बस इसमें अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। वृद्धिमान प्रतिफल में यहाँ अल्फा ग्रेटर देन 1 था, जबकि इसमें हो जाएगा अल्फा बराबर 1। ये पैमाने का स्थिर प्रतिफल को बताता है। चित्र में अगर हम लोग इसको देखेंगे तो हर सम उत्पाद वक्र की दूरी आपस में बराबर रहेगी। देखिए ये दूरी जितना है उतना ही ये दूरी रहेगा, उतना ही ये दूरी रहेगा। इसका मतलब है जिस अनुपात में साधन बढ़ रहा है उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ रहा है, तो ये पैमाने का स्थिर प्रतिफल को बताएगा। तो स्थिर प्रतिफल के क्या क्या कारण है, अच्छा ये एक फॉर्मूला और है, तो इसमें क्या कर देना है, ओ ए बराबर ए बी बराबर बी सी करना, मतलब जितना दूरी ओ ए का है उतना ही दूरी बी सी का है, उतना ही दूरी ए बी ओ ए का है, ए बी का है और बी सी का, सेम बराबर रहेगा सबका। वृद्धिमान प्रतिफल के कारण है आंतरिक एवं बाह्य बचत आंतरिक और बाह्य हानियों के बराबर हो जाते हैं। दूसरा कारण है एक फर्म के विस्तार से कुछ सीमा तक पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था बाद पैमाने के स्थिर प्रतिफल की लंबी अवस्था होती है। और तीसरा है कॉब डगलस उत्पादन फलन। कॉब डगलस दो अर्थशास्त्री थे, एक सांसद थे अमेरिका के, उन्होंने अमेरिका के उद्योग पर रिसर्च किया और अपने किताब लिखे थे इकोनॉमिक्स रिव्यू, और उसमें बताया था कि उद्योगों में लंबे समय तक पैमाने के स्थिर प्रतिफल पाए जाते हैं। और इसके लिए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था Q बराबर के एल पर पावर ए सी 1 माइनस ए, और इसी फॉर्मूला के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि यदि हम लोग साधन को जिस अनुपात में बढ़ाएंगे उत्पादन भी मेरा उसी अनुपात में बढ़ेगा। मतलब अगर हम लोग L और C क्या है, मेरा साधन है, तो ये अगर हम लोग इसको G गुना बढ़ाएंगे तो ये उत्पादन जो Q है वो G गुना ही बढ़ेगा। इसको यहाँ हम लोग देख लेते हैं मैथ में, तो यहाँ Q बराबर आपका क्या है, के एल पर पावर ए सी पावर 1 माइनस ए, तो यहाँ पर L को G गुना बढ़ा दिए तो G पर पावर A है तो जी एल होल पावर A हो जाएगा। उसी तरह जी सी, यहाँ G गुना इसको बढ़ाएंगे तो जी सी, इस पर पावर 1 माइनस ए है तो इस पर होल पावर 1 माइनस ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पावर अलग अलग करेंगे, जैसे जी के लिखे, के के बाद जी पर पावर कितना लिख देंगे, ए लिख देंगे, ठीक है। एल पर पावर ए लिख देंगे तो लिख दिए, उसका जी पर पावर लिख देंगे 1 माइनस ए लिख दिए, फिर सी पर पावर 1 माइनस ए लिख दिए। अब यहाँ पर सेम चीज़ जो है वो गुना होता है तो जुट जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर को एक्स 3 से गुना कर दे, एक्स पर पावर 3 से गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, एक्स पर पावर 5 हो जाएगा। इसका मतलब 2 और 3 को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, मतलब सेम जब रहेगा तो जुटता है। तो यहाँ पर सेम क्या क्या है, तो जी, ये जी है जो वो सेम है, तो ए और 1 माइनस ए को जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा जी
जी पर पावर ए प्लस 1 माइनस ए, इसको प्लस कर दिए बीच में, फिर के लिख दिए, सी पर पावर 1 माइनस ए लिख दिए। अब यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है, कट गया तो क्या बच गया, जी पर पावर 1 बचेगा जो छुपा रहता है, नहीं लिखने की जरूरत है, और ये पूरा उतर जाएगा। तो अब यहाँ जो ये पूरा है वो क्या है, मेरा क्यू है, देख सकते हैं के एल पर पावर ए सी 1 माइनस ए, ये क्या है, मेरा क्यू है। तो यहाँ आप देखिए क्यू बराबर उतना ही है, ये के एल पर पावर है सी 1 माइनस ए, तो यहाँ पर वही सेम चीज़ है, के एल पर पावर है सी 1 माइनस ए, और यहाँ पर आपका जी जो था जी है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर इतना के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। क्यू क्या है, मेरा उत्पादन है। तो यहाँ पर हम लोग किसको साधन को जी गुना बढ़ाए थे, मतलब श्रम और पूंजी को जी गुना बढ़ाए, तो मेरा क्यू जो है उत्पादन, वो भी जी गुना ही बढ़ा। तो इसका मतलब है पैमाने का स्थिर प्रतिफल लागू है। तीसरा है पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। तो इसका है कि जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है उससे कम अनुपात में जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो उसे पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा लेस देन 1 होगा, फॉर्मूला यही है बस, अगर वस्तु अल्फा लेस देन 1 हो तो यह पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल को बताता है। तो अल्फा है, यदि अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो ये वृद्धिमान प्रतिफल को बताएगा, अल्फा बराबर 1 स्थिर प्रतिफल को बताएगा, और अल्फा लेस देन 1 ह्रासमान प्रतिफल को बताएगा। चित्र में क्या है कि हर अगले सम उत्पाद वक्र की दूरी इसमें क्या होगी, बढ़ती जाएगी। देखिए शुरू में दूरी यहाँ कम है, फिर पहले की तुलना में यहाँ ज़्यादा दूरी है, फिर इसके बाद और ज़्यादा दूरी है। इसका मतलब ये दूरी जो है वो बढ़ते जाएगा, तो ये ह्रासमान प्रतिफल को बताएगा। ह्रासमान प्रतिफल के क्या क्या कारण है, तो पैमाने का घटता हुआ प्रतिफल, प्राकृतिक साधनों की स्थिर मात्रा, और आंतरिक एवं बाह्य हानियाँ, तो ये सब पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल के कारण हैं। तो बच्चों, वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, और किसी तरह की समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, बाय बाय।